हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो जो आज का टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ वो है हाउ टू बी रिच विद अ सैलरीड जॉब, यानी कि आप अपनी सैलरी की जॉब से अमीर कैसे बन सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कैन अ जॉब मेक यू रिच? क्या एक जॉब आपको अमीर बना सकती है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। जॉब में तो सिर्फ खर्चे पूरे होते हैं। कई बार क्या होता है, मंथ एंड पे पैसे बचते भी नहीं हैं, लोगों से मांग मांग के खर्चा चलाना पड़ता है। तो कहाँ आप अमीर बनने की बात कर रहे हो? तो दोस्तों, अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप अपनी जॉब से अमीर बन सकते हो, तो आपके मन में क्या विचार आएगा? कि अगर ऐसा कोई तरीका है तो आप हमें भी बता दीजिए ताकि हम उसका लाभ उठा लें। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी इसी टॉपिक के ऊपर है, जिसमें आपको डिफरेंट तरीके बताऊंगा कि आप अपनी जॉब के पैसों से भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं ऐसा कि आप सैलरी की जॉब से कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर सिर्फ जो बिजनेस क्लास है, जो बिजनेस करते हैं या बड़े बड़े धंधे करते हैं, वही अमीर बन सकते हैं। आपको सैलरी आपको अमीर नहीं बना सकती। या फिर सैलरीड पीपल जो होते हैं, उनकी में रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, जिससे वो अमीर नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी डिपेंड करती है कि आपके पास अभी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी कैसी है, आप कितने खर्चों में मैनेज कर पा रहे हैं, आपका इन्वेस्टिंग का बजट कितना है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है आप अमीर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। और दूसरा बात, अगर मैं बात करूं कि जॉब करना या ना करना एक इंसान की पर्सनल चॉइस होती है, और कई बार बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं कि इंसान को ना चाहते हुए भी जॉब करनी पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जॉब वाला इंसान अमीर नहीं बन सकता एज कम्पेयर टू बिजनेस क्लास। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ फाइनेंसिस की। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरी सैलरी अगर 20,000 रुपये है, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा। तो हम बात करते हैं अभी 50-30-20 रूल की, जिसमें कहा जाता है कि 50% आप अपनी नीड्स में खर्च कर सकते हैं, यानी कि अपना रूम रेंट हो गया, या बिजली का खर्चा हो गया, या पानी का बिल हो गया, या फिर खाने का हो गया। उसमें आपको नीड्स में खर्च कर सकते हैं 50% अमाउंट। ठीक है। अब 30% होता है मेरी वांट्स का, यानी कि जो मुझे कहीं बाहर मूवी देखने जाना है, या फिर मुझे कहीं क्लोथ्स लेने हैं, या मुझे कहीं घूमने जाना है। तो मेरे 30% मेरी वांट्स में खर्च हो गए। अब जो नेक्स्ट 20% बचते हैं, वो मुझे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है। तो अगर जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया है, मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली मेरी नीड्स के अंदर जाएंगे, 6,000 रुपीज़ मेरी वांट्स में जाएंगे, और 4,000 रुपये मेरी इन्वेस्टिंग में जाएंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 4,000 रुपये की इन्वेस्टिंग की फिगर है, यानी कि 4,000 रुपये मैं इन्वेस्टिंग के लिए बचा पाऊंगा। तो इसी 4,000 का जादू देखेगा। मैं आपको आखिरी में वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसी 4,000 रुपये से आप अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, आइए इसी 4,000 रुपये जो मैंने इन्वेस्टिंग के लिए बचाए हैं पर मंथ, अगर मेरी 20,000 रुपये की सैलरी है, इसका जादू देखिए, इससे मैं करोड़पति कैसे बनता हूँ। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जो 4,000 रुपये आपने इन्वेस्टिंग के लिए रखे थे, आप उनको किन किन हेड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है लाइफ इंश्योरेंस। इसमें आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो 500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मैं टर्म इंश्योरेंस क्यों लूँ? इससे मेरा पैसा खर्च हो रहा है ना, महीने के 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली साल के 6,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, मेरे इन्वेस्ट कहाँ हो रहे हैं पैसे। तो मैं आपको डाउट इसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है, बिकॉज आपने जो 4,000 रुपये अपने बचा रखे हैं, उससे आप अमीर तभी बनेंगे जब उस आप पैसे को सही ढंग से मैनेज करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो आप वो कैसे अमीर बन पाएंगे? तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या बेनिफिट होगा? आपके जाने के बाद आपकी जो फैमिली है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, और उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी फाइनेंसिस के तौर पे। तो ये लाइफ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। तो आप अपनी 4,000 रुपये की सेविंग से 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है लाइफ इंश्योरेंस किस किस को लेना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा सजेशन अगर आप फॉलो करो, तो जो फैमिली में अर्निंग मेंबर है, उनके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस लें तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका वो अर्निंग मेंबर है, अगर उसकी इनकम पे कुछ अर्निंग पे कुछ इम्पैक्ट आता है, तो आपकी फैमिली के फाइनेंसेस बिगड़ जाएंगे। ठीक है। तो आपको उनके नाम पे, जो अर्निंग मेंबर है, उनके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए।
अगर आप मैरिड हैं, आपकी शादी हो चुकी है और आपकी वाइफ भी अर्निंग है, तो आप दोनों को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपने 4,000 रुपये पर मंथ जो आपने इन्वेस्टिंग के लिए बचाए थे, उसमें से आपने 500 रुपये तो खर्च कर दिए अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है? तो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो किसी के लाइफ का आजकल टाइम में भरोसा नहीं है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए हर किसी को। तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 500 रुपये पर मंथ के आपसे हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो आपके जो हॉस्पिटल के बिल्स आते हैं, लंबे-लंबे बिल आते हैं, तो उससे आप बच जाएँगे और आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे चाहत, यार तुम तो इन्वेस्टिंग के बारे में बता रहे थे, ये इंश्योरेंसेस वगैरह पे कहाँ पे आ गए? तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हर इंसान के लिए। अगर हेल्थ आपकी ठीक नहीं रहेगी, तो आप अर्निंग नहीं कर पाएँगे, अर्निंग नहीं कर पाएँगे तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएँगे। तो ये आपस में हेल्थ और आपके फाइनेंशियल रिलेटेड है, तभी मैं आपको ये इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बता रहा हूँ। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। यानी कि एक ऐसा फंड बना के रखना चाहिए, अगर मान लो कुछ इमरजेंसी आ गई, तो उस टाइम में वो फंड हमारे काम आ सके। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रही है, या फिर अगर बात करूं मैं, 2 साल पहले कोरोना आया था, तो उसकी वजह से लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ी थी, लोगों के पैसे खत्म हो गए थे, सारी सेविंग खत्म हो गई थी। तो उस चीज़ों को निपटने के लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड कितना मेंटेन करके रखना चाहिए। तो मैं अगर मानता हूँ कि आप शादीशुदा हैं, तो आप और आपकी वाइफ हैं, तो दोनों मतलब कि अर्निंग मेंबर हैं, तो आप प्राइमरी अर्निंग मेंबर हो गए और आपकी वाइफ सेकेंडरी अर्निंग मेंबर हो गई। तो प्राइमरी मेंबर के केस में क्या होता है, 10 टाइम्स ऑफ नीड्स, यानी कि आपकी जो नीड्स है, महीने के जो नीड्स में खर्चा होता है, जैसे मैंने इसमें केस में बताया था, आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपये है, तो आपके 50% आपके नीड में खर्च होते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली बन गए 10,000 रुपये। तो आपको लगभग 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 10,000 इंटू 6 करके 60,000 रुपये आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसी तरह जो सेकेंडरी मेंबर है, अर्निंग मेंबर है, उसके लिए 3 महीने का इमरजेंसी फंड बना के रखना जरूरी है, ठीक है? तो 10,000 रुपये उनका भी हो गया। अगर मैं आपकी वाइफ की बात करूँ, उनकी सैलरी 20,000 रुपये है, 10,000 मैं उनका मान के चलता हूँ, और 3 मंथ के लिए तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपये उनका इमरजेंसी फंड हो गया। तो ये इमरजेंसी फंड हमें इस तरीके से बना के रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपकी लाइफ को सेव करने के लिए और सिक्योर करने के लिए। अब आते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो इन्वेस्टिंग में सबसे पहले आता है एनपीएस, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें आपको हर मंथ, जब भी आप नौकरी कर रहे हैं, हर मंथ उसमें से 1,000 रुपये बचाकर आपको एक गवर्नमेंट के फंड में डालना होता है। उससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप रिटायर होते हैं, आपकी रिटायरमेंट एज मान लो 58 है या 65 है कुछ केसेस में, गवर्नमेंट केसेस में, तो आपको उसके बाद क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मिलती रहती है। तो उससे खर्चे आपके आसानी से चलते रहते हैं, बिकॉज आप सारी उम्र जॉब नहीं कर सकते, तो आपको भी आराम की जरूरत है। तो उस केस में आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी अपने खर्चे को मेंटेन करके रखने के लिए। तो ये एनपीएस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें एक बेनिफिट ये भी आता है, जब आप पैसे आप निकालते हैं, यानी कि आप रिटायर हो गए, आपको पैसे की जरूरत है, आप पैसे निकाल रहे हैं इस फंड से, तो जो आपको पैसा मिलता है वो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग वो टैक्स फ्री होता है। दोस्तों, नेक्स्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शन आता है एसजीबी, यानी कि इसको बोलते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं गोल्ड के रिगार्डिंग। तो इसमें बेनिफिट आपको ये मिलता है, जो आपका मार्केट प्राइस में गोल्ड चल रहा है, उसके कंपैरिजन 5% चीप मिलता है गोल्ड बॉन्ड। इसके अलावा जो हम जब भी मार्केट से गोल्ड परचेज करते हैं जीएसटी के बिल वाला, तो उसके ऊपर 3% जीएसटी लगता है, जबकि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। और अगर आप कोई गोल्ड लेने के बाद उससे कोई ऑर्नामेंट बनवाते हैं, तो आपको 15% आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो आपके अप्रोक्सीमेटली देखा जाएगा, जो फिजिकल गोल्ड जब परचेज करते हैं मार्केट से और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को अगर कंपेयर करें, तो अप्रोक्सीमेटली 5% आपको सस्ता मिल रहा है, 3% जीएसटी नहीं लग रहा है और 15% मेकिंग चार्जेस नहीं लग रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो आपको 23% का बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, तो आपको 2.5% एनुअली इंटरेस्ट भी मिलता है इसके ऊपर। तो अप्रोक्सीमेटली आपका
25.5% के हिसाब से आपको बेनिफिट हो गया इसके अंदर। इसके अलावा इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप लॉक इन पीरियड यानी कि 8 साल जो होता है, उसके बाद अगर पैसा निकालते हो तो वो आपका टैक्स फ्री होता है। तो देख लीजिए नॉर्मल गोल्ड परचेज करने के और सोवरेन गोल्ड परचेज करने के में क्या डिफरेंस है। दोस्तों मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ। मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, तो मैंने 50-30-20 रूल फॉलो किया। 50% मेरे नीड्स में पैसा गया, 30% मेरी वॉन्ट्स में गया, 20% मेरे इन्वेस्टिंग के अंदर गया। तो अप्रोक्सीमेटली 20% के हिसाब से मेरी कितना 4,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करता हूँ अपने पैसे से। ठीक है, तो 4,000 रुपये में से मैंने 500 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस में खर्च किया, 500 रुपये मैंने अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस में खर्च किया। इसके अलावा मैंने एनपीएस में खर्च किया 1,000 रुपये। अब मेरे पास सिर्फ बच गया 1,000 रुपये 4,000 में से। ठीक है, तो मैं वो खर्च करूंगा या इन्वेस्ट करूंगा बोल सकते हैं आप इंडेक्स फंड के अंदर। तो जैसे इंडेक्स आते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, जिसमें निफ्टी 50 में बात करूं अगर मैं, तो देश की टॉप 50 कंपनियां का जो फंड होता है उसको निफ्टी 50 बोलते हैं, और जो 100 कंपनीज का फंड होता है उसको निफ्टी 100 बोलते हैं। इसमें यानी कि देश की टॉप 100 कंपनीज आती हैं। तो इनके अंदर इन्वेस्ट करना सेफ रहता है, बिकॉज इसमें आपका जो पैसा होता है जो आप इन्वेस्ट करते हो इंडेक्स फंड के अंदर, वो मतलब कि एक प्रपोर्शन के अंदर हर कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो अगर मान लो 2-4 कंपनी फेल हो भी जाती हैं तो आपका पैसा जो बाकी कंपनीज पे लगा है वो ग्रो कर जाता है, तो आपको आपके अंदर इसके अंदर रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। तो इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना सेफ रहता है। 4,000 रुपये से मैंने 1,000 रुपये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए। तो हम मैं आपको दिखाता हूँ अभी SIP कैलकुलेटर। इसमें मैंने दिखा रहा हूँ आपको मंथली इन्वेस्टमेंट आपको 1,000 रुपये करनी है। मैं मान रहा हूँ कि आपकी सैलरी हर साल 15 से 20% के हिसाब से बढ़ रही है, तो आप उसके अंदर जो SIP का अमाउंट है मंथली 1,000 रुपये है, तो उसको 15% के हिसाब से बढ़ा रहे हो हर साल। तो मैंने यहाँ पे एनुअल सेटअप के अंदर 15% लिख दिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 13% के हिसाब से मिलता है, और आप ये पैसा 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें आप देखिए आपने अप्रोक्सीमेटली जो इन्वेस्ट किया, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 52,16,942 रुपए है, और जो आपके उसके ऊपर रिटर्न मिला है वो 1,27,03,534 है। तो यानी कि टोटल अमाउंट जो आपका बन गया 1,79,20,475 रुपए बन गया, यानी कि लगभग आपको 1,80,00,000 रुपए मिल रहे हैं अगर आप 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं और उसमें 15% का एनुअल इंक्रीमेंट करते हैं, और आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 1,80,00,000 रुपए मिलते हैं। तो ये देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता है, तो आपको जो आपने 1,000 रुपये मंथ का इन्वेस्ट किया था वो 30 सालों में 1,80,00,000 रुपए हो गया। तो इसके बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो देखा दोस्तों आपने, आप 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके 30 सालों के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके करोड़पति कैसे बन सकते हैं, वो भी 30 सालों के बाद। लेकिन वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन, आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको वो डिसीजन स्मार्टली लेने पड़ेंगे। तो आप स्मार्टली डिसीजन तभी ले पाएंगे जब आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज होगी, कि आपको पता हुआ कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा आपको नीड्स में खर्च करना है, कितना पैसा आपको वांट्स में खर्च करना है। यानी कि आपको 50-30-20 रूल पता होना चाहिए, और आप इसको रिगरसली फॉलो करें तो आपके लिए बेटर रहता है। सेकंड होता है बजटिंग एंड सेविंग, यानी कि हमें बजट बनाना चाहिए कि हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, कितना पैसा हम इन्वेस्टिंग के लिए मेंटेन करने वाले हैं। क्योंकि आपकी सैलरी इसमें 20,000 है, वो सैलरी बहुत कम है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सैलरी कैसे बढ़ा सकें, ताकि अगर आप सैलरी बढ़ाएंगे तो आप इन्वेस्टिंग का अमाउंट भी बढ़ा पाएंगे। थर्ड आता है हमें जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है उसकी पावर नहीं भूलनी चाहिए। जैसे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जैसा कि मैंने सेटअप SIP के कैलकुलेटर के अंदर बताया। ठीक है, तो हमें कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर आप किसी अपने फैमिली फ्रेंड या दोस्त को देख रहे हैं या कलीग को देख रहे हैं जो फाइनेंसिस से परेशान है, प्रॉपरली फाइनेंसिस को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच गाइस।